हेलो बच्चों की हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10 में मैथमेटिक्स क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एमडीएच फॉर्मूले से रिलेटेड 5.3 एक्सरसाइज अनुपात समानुपात की बात कर रहे हैं। उससे रिलेटेड एमडीएच फॉर्मूले से रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम थे, सारे प्रॉब्लम हमने एक साथ लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स और बच गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12, 15, 17, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ऊपर आपको स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक बार प्रॉपर रीड कर लीजिएगा। प्रॉपर रीडिंग बहुत जरूरी है ना। एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर 4 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, 4 घंटे में वो रायपुर पहुंच गई बेटा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। मार्ग में वो बाधा ट्रैफिक हो जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है। कार की औसत चाल में कमी कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब भैया 75 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में कमी हो गई, तो कॉमन सी बात है 75 में 15 घटाओगी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है कार की स्पीड, तब जब ट्रैफिक होता है बहुत ज्यादा रास्ते में, तब। ये चीज नेक्स्ट। तो कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? एकदम कॉमन क्वेश्चन है। चलिए यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेना। कार को 75 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर से रायपुर पहुंचने में लगा समय। रायपुर पहुंचने में लगा समय। लगा समय कितना था बेटा? 4 घंटे। याद रखना ना, कितना घंटे लगता है इसको? 4 घंटे लगते हैं। ये कंडीशन आपको लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखे ना। अगर 75 किलोमीटर प्रति घंटा के रायपुर पहुंचने में उसको कितने घंटे लगते हैं बेटा? 4 घंटे। तब बताओ, यहाँ पे लिख देना 4 घंटे, डायरेक्ट लिख दो 4 घंटे लगते हैं। तब कार द्वारा चली दूरी, कार द्वारा चली दूरी, ध्यान से मेरी बात सुनना। कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और 4 घंटे में रायपुर पहुंच जाता है ना, रायपुर पहुंचने में लगता समय। तो कार द्वारा चली गई दूरी, तो कार कितना दूरी तय करेगी ये आपको निकालना है। आप पहले से जानते हो 4 इक्वल टू क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। जानते हो, बिल्कुल जानते हो कि 4 इक्वल टू दूरी बटे समय। चलिए यहाँ चाल कितना है ये देख लो। चाल कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपको नहीं पता, दूरी निकालना है। समय आपको पता है, बिल्कुल 4 घंटे। मल्टीप्लाई कर दो इसको तो दूरी निकल जाएगा। दूरी कितना लगता है? तो 75 इंटू 4 करो गुना। 5 चौके 20 का शून्य हासिल है, तो 5 7 चौके 28, 29, 30। ठीक है, तो पता है आपको 4 कितना दूरी तय करता है? 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना दूरी? 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आगे का डेटा देख लीजिए क्वेश्चन में। मार्ग में ट्रैफिक को बाधा होने के कारण कार की चाल क्या होती है बेटा? 15 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड कम हो जाता है। ध्यान में रखिए ना, ये दूरी यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ये काम आएगा आगे, इसलिए ध्यान में रखना ना। 300 किलोमीटर देखिएगा। ठीक, आगे नीचे लिखिएगा। मार्ग में, मार्ग में ट्रैफिक होने के कारण, ट्रैफिक होने के कारण, होने के कारण कार की चाल, कार की चाल क्या हो जाती है बेटा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। प्रति घंटा कम हो जाती है, जाती है। अर्थात 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 कार की चाल, चाल कितना हो जाएगा? यहाँ कॉमन सी बात है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा का इसकी स्पीड कम हुआ है। पहले 75 की स्पीड से चल रहा था, 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम हो गया, तो क्या लिखोगे बेटा? 75 माइनस 15 बराबर कितना बेटा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी स्पीड से चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा तब, तब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, की रफ्तार से। अब ध्यान से मेरी बात सुने ना, देखो, जब 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
यही डिस्टेंस वो 4 घंटे में तय करता है। यही डिस्टेंस है कि नहीं है? है, बिल्कुल। सरायपाली से कार निकलती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और 300 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। भैया, कार की स्पीड कम भी होगी, तब भी ये दूरी बदलने वाली है क्या? नहीं। चाहे आप 75 से चलो, चाहे 100 से चलो, चाहे 150 से चलो, रायपुर से सरायपाली से रायपुर के बीच की दूरी 300 किलोमीटर ही रहेगी। तो फिर 75 की स्पीड से चला तो 4 घंटे लगते थे 300 किलोमीटर दूर तय करने में। अब तो मैं 60 की स्पीड से चलूँ ना, तो वो कितना समय लगेगा ये आपको पूछ रहा है। तो भैया दूरी तो तब भी उतनी ही रहेगी 300 किलोमीटर, चाहे 60 की स्पीड चलो, चाहे 50 की स्पीड चलो। तो बिल्कुल यही चीज है ना। तब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। ये सारा स्टेटमेंट जरूरी होता है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिए। तय करने में लगा समय। चलिए, तो यहाँ पे फिर समय बराबर लिख देता हूँ। जैसे चाल इक्वल टू क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। तो समय इक्वल टू समय इधर जाएगा तो चाल यहाँ पे आएगा। तो समय इक्वल टू कितना हो गया? दूरी बटे चाल। बिल्कुल, ये ध्यान में रखना है ना। चलिए, दूरी लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, नीचे देख लीजिएगा। समय लिख देता हूँ। चलिए, समय बराबर दूरी कितना है बेटा? 300 किलोमीटर। चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा ना, ध्यान में रखते जाइए। चलिए, डिवाइड कीजिए तो इसको कितना आएगा? 0 0 6 पंचे 30। ठीक है, ये वाक्य 5। और ये भी किसमें? 5 हावर, मतलब 5 घंटे लिख देता हूँ। चलिए, हिंदी में लिखते हैं 5 घंटे। तो आपको पता है, इसी कार को अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में, मतलब सरायपाली से रायपुर आने में 5 घंटे का समय लगेगा। यदि रास्ते में क्या हो बेटा? बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो। यहाँ पे लिखा ना, ट्रैफिक होने की वजह से ये निकाल लिया मैंने समय। चलिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो। वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा। बिल्कुल देख लीजिएगा, ऊपर में दिख रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉपर रीडिंग, ध्यान से पढ़ना। चलिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में, दो लोग मिलकर 24 दिन में करते हैं ए और बी और सी मिलकर 18 दिन में उसी काम को करते हैं। काम सेम है ना, ध्यान रखना। ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अलग अलग पूछा है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, चलिए यहाँ पे सबसे लिखिएगा, ए व बी मिलकर काम को करने में लगा समय, या फिर काम करने में लगा समय, डायरेक्टली लिखते हैं ना, काम करने में लगा लगा समय। ए और बी मिलकर काम को करने में कितना समय लगता है बेटा? 24 दिन। 24 दिन, ये लिखा मैंने। ए और बी मिलकर काम को करने में कितना समय लगता है? 24 दिन लगता है। तो भैया, एक काम को करने में, यहाँ पे एक काम लिख दूं क्या? ज्यादा बेहतरीन वर्ड इस्तेमाल होगा, एक काम को। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को करने में लगा समय कितना था बेटा? 24 दिन। तो भैया, एक दिन में कितना काम होगा? इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को? 1/24 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तब एक दिन में काम, दिन में काम, एक दिन में कितना काम होगा? 1/24 काम। ये ध्यान में रखना है आपको ना। देखिए, ए व बी मिलकर एक काम को करने में कितना समय लगता है? 24 दिन। तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/24 काम। सेम चीज बी व सी मिलकर एक काम को करने में लगा समय, करने में लगा समय। इनको कितना दिन लगता है बेटा? 18 दिन। देखिए, एक काम को करने में इन दोनों को मिलाकर 18 दिन लगते हैं। तो भैया, एक दिन में कितना काम होगा? तो इसी से 1/18 काम, 10 का 10। तब एक दिन में काम, एक दिन में कितना काम होगा बेटा? 1/18 काम। ये ध्यान में रखना है। चलिए, सेम चीज अब ए व सी मिलकर, ए व सी मिलकर एक काम को करने में लगा समय। अब ए व सी की बात करिए। ए व सी को एक काम को करने में लगता है बेटा 12 दिन। कितना दिन? 12 दिन। तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/12 का। तो यहाँ पे लिखिएगा तब एक दिन में काम,
1/12 काम, लिख दिया। चलिए तो ध्यान से देखिए, ए व बी, बी व सी, ए व सी तीनों मिलकर जो कंबाइंड में काम करते हैं वो पूरे लिखे हैं। तो भैया मेरे को बताओ, ए बी व सी सभी को मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये कैलकुलेशन पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, तब ए बी व सी मिलकर एक दिन में किया गया काम, तीनों मिलाकर कितना काम करेंगे, एक दिन की बात करूं ना मैं, सिर्फ एक दिन का। यहाँ भी एक दिन का डेटा निकलेगा, यहाँ भी एक दिन का, यहाँ भी एक दिन का। तो टोटल क्या निकलेगा, नीचे में देख लीजिएगा। तब यहाँ पे a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, सभी के काम को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। सी प्लस ए बोलो या ए प्लस सी बोलो, एक ही चीज है। चलिए सभी के काम को जोड़ते हैं। पहले ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम, 1/24 काम। बी व सी मिलकर 1/18 काम। ए व सी मिलकर 1/12 काम। होता है, बिल्कुल होता है। सभी को जोड़ दो, 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार क्या है बेटा, सी है। तो यहाँ पे लिखूंगा 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2a 2b और 2c लिखूंगा तो सभी में से 2 कॉमन निकल दिया, 2a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब इधर देख लीजिए, इधर सभी में 24, 18 और 12 है, इनका एलसीएम निकाल लो बेटा। एलसीएम निकाल के डिवाइड कर देते हैं। चलिए देखिएगा इसका एलसीएम, 24, 18 और ये 12। चलिए देखिए, और वैसे तो बड़े डेटा से भी काट सकते हैं, 6 से दिख ही रहा है। चलिए 6 चौके 24, 6 × 18 और 6 दूनी 12। अब छोटे से काट लो क्योंकि 3 है, 2 दूनी 4, 3 और ये 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, फिर 3 है, फिर ये 2, जस का तस है। फिर चलिए गुणा कर देते हैं, 3 दूने 6, 6 दूने 12 और 12 छक्के 72। तो एलसीएम कितना है बेटा आपका यहाँ पे, 72 आ गया, 72। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 72 एलसीएम है। तो ठीक है, ध्यान से यहाँ लिख लेता हूँ, नीचे में मैं कितना बेटा 72 सभी का एलसीएम है। ऊपर में 72/24, यहाँ पे 72/18 और यहाँ पे 72/12। ठीक है, एलसीएम निकालने आई होप से सभी को आता है ना। 2a प्लस बी प्लस सी, चलिए काट काट के लिख दीजिए। 24 से कम 24, 24 दिया 72। ठीक है, 18 चौके 72 और यहाँ 12 छक्के 72। नीचे कितना है बेटा 72। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। चलिए इसका देख लेते हैं, 4 6 10 3 13, ये हो गया बेटा 72। अब ये दो इधर क्या है, गुणा में, इधर जाके भाग में। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया बेटा, 13/72 इंटू 2। 72 इंटू 2 कितना होता है, 70 दूनी 140, 44। ठीक है, 144 हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या है बेटा आपका डेटा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/144। आपको पता है ए बी व सी मिलाकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 13/144 काम। यहाँ पे ध्यान में रखिए ना, एक दिन में किया गया काम है, कितने दिन में, एक दिन में किया गया काम। तो भैया एक काम को करने में कितना समय लगेगा, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा ना। ये चीज में ध्यान में रखना है आपको। चलिए ये तो हो गया उनका एक दिन में किया गया काम। तो अब बात करते हैं हम लोग, ए कितना काम करते हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम, 1/24 काम। मुझे सिर्फ ए का काम निकालना है ना, बिल्कुल निकालना है। तो भैया अगर बी और सी के काम को मैं घटा दूं, इसमें इसमें क्या करूं, बी और सी के काम को घटा दूं, तो ए का काम नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ये डेटा मैं बगल में लिख रहा हूं ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखिएगा। तब ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, यहाँ पे लिख देता हूं, तब ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, ए द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें लिख देता हूं मैं बराबर ए प्लस बी प्लस सी का जो काम होगा वो माइनस बी प्लस सी का काम। अगर ए प्लस बी प्लस सी का जो काम है उसमें बी माइनस सी कर दूं, मतलब बी माइनस सी के काम को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो बिल्कुल ए का काम निकल जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी कितना काम किए थे बेटा, 13/144 काम, लिख दिया। माइनस बी प्लस सी कितना काम किया था बेटा, देख लो इसका काम एक दिन में 1/18 काम। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। चलिए इसका भी आप लोग क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल लो बेटा। ठीक है, एलसीएम निकाल के फिर गुणा कर लेना यार, क्या दिक्कत है। 144 और इधर कॉमा 18,
देखो कितनी बार में जाएगा, 6 से जा रहा है कि देख लो तो, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 बचा 6 चौके 24 जा रहा है, 6 दूनी 12, 2 6 चौका 24, 6 तिया 18। अब 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 8 24 और 3 1 कम 3। अब 2 से जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है, और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 छक्के, 6 चौके 24 का 4 हासिल है 2, 6 दूनी 12, 13 14, 144 आ रहा है बेटा इसका भी ना। तो इसका क्या आएगा, एलसीएम आ गया इसका 144, ध्यान में रखिएगा ना, बिल्कुल 144 का एलसीएम आ गया। तो 144 किसका एलसीएम लिख दो यार, फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ये आ गया आपका इसका एलसीएम 144, इसमें लिख दीजिएगा कितना हो गया बेटा, 13/144 है ना, 144 इसका एलसीएम आया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 13, ठीक है, बटे 144 है, तो लिख दो 144, बटे 24। चलिए यहाँ पे लिखेगा 13 इंटू 144/144, ठीक है, माइनस इधर 144 बटे कितना बेटा 18, ये लिख दिया मैंने। चलिए 144 से 144 कट गया, यहाँ पे कितना बचा बेटा 13, माइनस 18 से ये कटेगा कि नहीं, देख लेना कितनी बार में कट रहा है, 18 के टेबल में 144 कितनी बार में आता है देख लेना ना, 8 8 64 होता है मेरे हिसाब से, 8 8 64 का 4 हासिल है 6, 8 एकम 8, 8 2 10 4 14, 8 बार में आएगा बेटा, कितनी बार में 8 बार में, आ गया 13 माइनस 8 बटे कितना हो गया बेटा 144, ये लिख दिया मैंने, बिल्कुल लिख दिया। चलिए 13 में से 8 गया, कितना बचा बेटा 5/144, ये हो गया ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम, ए द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है 5/144 का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ए द्वारा एक दिन में, ए द्वारा एक दिन में काम, ए द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाता है 5/144 काम, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। लेकिन मुझे ये निकालना है क्या, नहीं, मुझे ये निकालना है कि एक दिन में नहीं, एक काम को करने में ए को कितना दिन लगता है, ये निकालना है मुझे, यहाँ पे लिखिएगा तब एक काम को, एक काम को ए को करने में लगा समय, करने में लगा समय, लगा समय, ये कितना हो जाएगा बेटा 144, इधर ऊपर आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो 144/5 दिन, ये निकालना है आपको ना। चलिए डिवाइड कीजिए तो इसको कितना आएगा, 5 दूने 10, कितना बचा 4 बचा, 5 अट्ठी 40, फिर कितना बचा बेटा 4 बचा, तो ठीक है 4/5 ये आप डिवाइड नहीं होगा ना, दशमलव भी निकाल सकते हैं, लेकिन दशमलव में आंसर एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसमें लिख दिया। कितना आ रहा है आंसर, मैच कर लेना, 28 से ही 4/5 दिन आ रहा है, ए के द्वारा एक काम को करने में लगा समय, इतने दिन लगेंगे ए को एक काम करने में। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो, और एक बार आंसर बिल्कुल मैच कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, देख लिया होगा, आंसर मैच कर ले एक बार। 17, किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यंत्र कहीं चले जाते हैं तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों को कितने दिन चलेगी। चलिए किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए कितने दिन का खाना था, 60 दिन का खाना पर्याप्त था, 40 दिन तक वो लोग खाना खाए, 40 दिन बाद 40 सैनिक कहीं चले गए तो कितने सैनिक बचे बेटा, 80 सैनिक बचे, ठीक है, तो उन 80 सैनिकों के लिए बचा हुआ खाद्य सामग्री कितना दिन चलेगा, ये आपको पूछा है। चलिए ध्यान से यहाँ पे लिख लीजिएगा, सबसे पहले 17 का सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। कैंप में, कैंप में 120 सैनिकों के लिए, 120 सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए 60 दिनों का भोजन, 60 दिनों का भोजन, भोजन पर्याप्त है, पर्याप्त है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन क्या है बेटा, पर्याप्त मात्रा में रखा गया है। अब बात करते हैं 120 सैनिक टोटल 40 दिन खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, बुक में लिखा हुआ है ना, तो भैया अगर 40 दिन खाते हैं तो बचा हुआ जो खाना है
वो मात्र कितने दिन का बचा? अगर 40 दिन में पूरा खाना खा लिए तो भैया 40 दिन पूरा खाना खा लिए तो 120 सैनिकों के लिए अभी एक केवल और केवल 20 दिनों का खाना बचा होगा। बिल्कुल बचा है कि नहीं बचा? बिल्कुल। याद रखिए 120 दिन में सैनिकों के लिए 60 दिन का टोटल खाना है यहाँ, बिल्कुल है। अगर ये 120 सैनिक 40 दिन तक खाना खा लेते हैं तो बचा हुआ खाना कितने दिन का बचा? 20 दिन का। वो 20 दिन का खाना इन्हीं 120 सैनिकों के लिए बचा है। अगर इसमें सैनिकों की संख्या कम होगी ना तो ये 20 दिन का खाना बढ़ते जाएगा। कॉमन सी बात है, जो 20 दिन का खाना बचा हुआ 120 सैनिकों के लिए है, अगर लोगों की संख्या कम हो गई तो कॉमन सी बात है खाना क्या होगा बेटा? और बढ़ जाएगा। मतलब खाना कुछ दिन और चलेगा, हो सकता है 30 दिन चले, 40 दिन चले, 45 दिन चले, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर संख्या सेम रही तो बिल्कुल 20 दिन में खाना खत्म हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है ना। बिल्कुल। कि इसलिए इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि 40 लोग 40 दिन बाद खाना खाने के बाद कहीं चले जाते हैं, मतलब 80 लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। ये डेटा यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 120 सैनिकों के लिए, 120 सैनिकों के लिए 40 दिन बाद, 40 दिन बाद बचा हुआ भोजन, 40 दिन बाद बचा हुआ भोजन, भोजन 20 दिन के लिए पर्याप्त होगा, पर्याप्त होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं क्या निकाल के आया। 120 सैनिकों के लिए 60 दिन का टोटल भोजन था। 60 दिन तक वो लोग, 60 दिन तक नहीं 40 दिन तक वो लोग खाना खा लिए, 40 दिन तक खाना खा लिए। अब 120 सैनिकों के लिए 20 दिन का पर्याप्त भोजन यहाँ पे उपलब्ध है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब क्या करते हैं, अगले कंडीशन में 40 सैनिक कहीं चले जाते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा तब 40 सैनिक, 40 सैनिकों के चले जाने के बाद, चले जाने के बाद बचे हुए सैनिकों की संख्या, बचे हुए सैनिक, सैनिक और 40 सैनिकों के चले जाने के बाद बचे हुए सैनिक भोजन को, भोजन को सैनिक, बचे हुए सैनिक की संख्या लिख देते हैं यहाँ पर। बचे हुए सैनिक 120 माइनस कितना बेटा? 40, 120 माइनस 40 बराबर कितना? 80। यहाँ पे लिख दिया हूँ ना, 40 सैनिकों के चले जाने के बाद बचे हुए सैनिक कितना था? 120 माइनस 40 मतलब 80 सैनिक। बिल्कुल 80 सैनिक को भोजन, भोजन को खत्म करने में, खत्म करने में x दिन लगेंगे। ध्यान से देखो, 120 लोग हैं, उसको भोजन खत्म करने में केवल 20 दिन लगेगा। बचा हुआ भोजन की बात कर रहा हूं। तो इसी बचे हुए भोजन को 40 सैनिक तो चले गए, तो अब कितने लोग बचे? 80 लोग बचे। तो 80 लोगों को इस भोजन को खत्म करने में कितना दिन लगेगा बेटा? 1 दिन। क्योंकि भैया जब 120 लोग थे तो 20 ही दिन लगेगा। ठीक है, वो 120 लोगों का डेटा है, 40 लोग तो कम हो गए ना। अगर लोगों की संख्या कम हो गई तो कॉमन सी बात है, जो बचे हुए भोजन तो 20 दिन तो नहीं चलेगा, और ज्यादा दिन चलेगा। ज्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। वो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए, ये कैसा रेशियो है, आप जैसे वित्त क्रमानुपाती क्रमानुपाती बोलते हैं ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 120 लोग थे, केवल भोजन 20 ही दिन चलता था। ठीक है, और अब क्या हो गया पता है? देख सेकंड कंडीशन में 80 लोग हैं तो भोजन क्या हो रहा है बेटा? और ज्यादा दिन चलेगा, एक दिन बढ़ रहा है। मतलब एक राष्ट्र की संख्या कम हो रही है तो दूसरा क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। मतलब वित्त क्रमानुपाती है ना, ये वित्त क्रमानुपाती में है, डायरेक्ट अनुपात में तो नहीं आया, बिल्कुल नहीं आएगा। तो वित्त क्रमानुपात में देखते हैं, तो इसको कैसे लिखोगे? यहाँ पे तब चूंकि, यहाँ पे लिख देना, चूंकि का साइन लगा दो। चूंकि सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या व भोजन की मात्रा, भोजन की मात्रा में वित्त क्रमानुपाती, वित्त क्रमानुपाती संबंध है, संबंध है। अर्थात वित्त क्रमानुपाती का मतलब समझे कि नहीं समझे? समझा हो गया आपने बिल्कुल। सैनिकों की संख्या क्या हो रही है बेटा?
कम हो रही है तो भोजन की मात्रा बढ़ रही है, और भोजन की मात्रा कम हो रही है तो सैनिकों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब ज्यादा सैनिक भोजन कम दिन के लिए जाएगा, कम सैनिक भोजन ज्यादा दिन के लिए जाएगा, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसको लिख देते हैं। चलिए व्युत्क्रमानुपाती संबंध, यहाँ पे लिखोगे सैनिक, ठीक है, अनुपात कितना बेटा, यहाँ पे सैनिक अनुपात सैनिक लिख लेना, ठीक है, समानुपात भोजन अनुपात भोजन, भोजन अनुपात भोजन भोजन। चलिए लिख लेते हैं। पहले 120 सैनिक थे, दूसरे कंडीशन में 80 सैनिक थे, ठीक है। दूसरे में भोजन कितने दिन के लिए चला था, एक दिन के लिए। पहले में भोजन कितने दिन के लिए चला था, 20 दिन के लिए। लिख लीजिए इसको, ये हो गया 120 बटे 80 बराबर x बटे कितना बेटा 20। इसको इधर गुणा कर दीजिए, या फिर 20 चौके 80 डायरेक्टली लिखिएगा, ये 4 बार में। तो x का मान कितना आ गया बेटा 120 बटे 4, ठीक है। ये लिख लीजिए x बराबर 4 दिया 12। तो पता है आपको बचा हुआ भोजन कितने दिन के लिए चलेगा, 30 दिनों तक चलेगा, अगर 80 लोग इसी खाने को खाते हैं। तो आप लिख लीजिएगा अतः, अतः स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि बचा हुआ भोजन, बचा हुआ भोजन 80 सैनिकों के लिए, 80 सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए 30 दिन तक चलेगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो में आगे बढ़े, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं मैं। दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है, तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने में टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दो नल को भरने में 6 घंटा, यदि एक नल को भरने में टोटल कितना घंटा बेटा, 10 घंटे का समय पूरा भर लेता है, तो बताइए दूसरा नल खोलने में टंकी कितना देर में भरेगा। देखते हैं, चलिए फटाफट यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिया है, दिया है, ठीक है। दो नल को, दो नल को टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय, लगा समय। चलिए लिख लेते हैं इसको ना, ध्यान में रखिए। दो नल एक साथ खुलते हैं बेटा, टंकी को भरने में कितना समय लगता है, 6 घंटे। ध्यान में रखिएगा ना, दो नल को टंकी को भरने में कितना समय लगा, 6 घंटे लगे। तो भैया 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा तब 1 घंटे में, 1 घंटे में टंकी का भरा भाग, का भरा भाग, भरा भाग 1 घंटे में टंकी का इतना भाग भरेगा। कॉमन सी बात है, अगर पूरी टंकी है तो 1/6 भाग भरेगा, बिल्कुल 1/6 भाग, ये मैंने लिख दिया ना। चलिए अब बोलता है क्वेश्चन, पहले नल को टंकी को भरने में टोटल कितना समय लगता है, 10 घंटा। उसको भी लिख लीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहले नल को, पहले नल को टंकी को, टंकी को भरने में लगा समय, लगा समय। चलिए पहले नल को टंकी में कितना भरने में कितना समय लगता है, 10 घंटे, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ध्यान में रखिएगा। तो भैया 1 घंटे में ये नल की टंकी का कितना भाग भरेगा, 1/10 भाग। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अब 1 घंटे में, 1 घंटे में टंकी का भरा भाग, भरा भाग कितना, 1/10 भाग। कितना भाग भरता है वो, 1/10 भाग, ये बिल्कुल लिख लीजिएगा। चलिए ये पहले नल को टंकी को भरने में कितना समय लगता है, 1 घंटे में 10 घंटे लगता है, और 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/10 भाग। तो भैया दूसरा नल जो है वो टंकी को कितना समय में भरेगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कॉमन सी बात है, ये दोनों मिलाकर है और ये सिंगल का है, तो दोनों मिलाकर जो काम किए हैं उसमें मैं सिंगल का काम अगर क्या करूं बेटा, घटा दूं, तो कॉमन सी बात है दूसरे वाले का निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा दूसरे नल को, दूसरे नल को 1 घंटे में, 1 घंटे में टंकी का, टंकी का दूसरे नल को 1 घंटे में, दूसरे नल
दूसरे नल द्वारा लिख देता हूँ ना, दूसरे नल द्वारा द्वारा 1 घंटे में, 1 घंटे में टंकी का भरा भाग, टंकी का भरा भाग, टंकी का भरा भाग ना, ठीक है, भरा भाग। ध्यान में रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों नल मिला के टंकी का 1/6 भाग भरते हैं, कितने घंटे में, 6 घंटे में। एक ही नल टंकी का 1/10 भाग भरता है, कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो भैया दूसरा नल 1 घंटे में कितना भाग भर रहा है, ये आपको निकालना है। तो कॉमन सी बात है, पहले वाला कंडीशन कितना था, 1/6, और दूसरा वाला कितना था, 1/10। इसको माइनस कर दो, ये दोनों मिलाकर है, और ये क्या है बेटा, सिंगल का काम है, बिल्कुल माइनस कर दो, निकल जाएगा। माइनस करो डायरेक्ट, 10 एक कम 10, 6 एक कम 6, तो कर दिया, 6×9 = 60 हो गया। कितना है बेटा, 10 में से 6 गया, कितना, 4/40 भाग, ठीक है, 4/60 भाग भरेंगे वो लोग, कितना, 1 घंटे में। दूसरा नल जो है 1 घंटे में कि टंकी का कितना भाग भरेगा, 4/60 भाग, ये तो निकल गया। तो भैया ये तो 4/60 भाग 1 घंटे में निकला ना। अगर मेरे को पूरा टंकी भरना है तो कॉमन सी बात है, पूरे डेटा को इधर ट्रांसफर कर, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 60 बटे कितना, 4 भाग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, तब दूसरे नल को, दूसरे नल को, नल को पूरा टंकी भरने में लगा समय, पूरा टंकी भरने में लगा समय, लगा समय। चलिए इसको निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा बेटा, 60/4 घंटे। ध्यान में रखिए, इसको डिवाइड करके निकाल लो फिर, 4 एक कम 4, 2 बचा, 4×5 = 20। तो ये बेटा दूसरा नल को भरने में पता है, पूरे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 15 घंटे। दोनों मिलकर भरते हैं तो 6 घंटा। एक नल भरता है पहला वाला तो 10 घंटे लगता है, और दूसरा नल को भरने में, टंकी को पूरा भरने में 15 घंटे का समय लगेगा। ये आई होप से ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। पूरे स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट डाउन को आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। सो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट मैं यहीं पे सॉल्व कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।